नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में एक बार फिर से चीन से जुड़ी बहुत सारी अहम खबरें आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। और आज एक और बड़ा खुलासा, 15 तारीख को जो घटना, जो हिंसक झड़प चीन के साथ भारतीय सैनिकों की हुई थी, उसका एक एक चिट्ठा अब खुल रहा है। और पूर्व सेना अध्यक्ष जब सामने आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था वहां पर, आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने हम रखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको चीन की नई नई तरकीब से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर गलवान घाटी में अपने सैनिकों को ट्रेन करने के लिए कैसे कैसे पैंतरे आजमा रहा है वो। इसके अलावा बात होगी हिंदुस्तान की रणनीतिक और उसके साथ साथ कूटनीतिक दृष्टिकोण पर भी और सामरिक दृष्टिकोण पर भी हिंदुस्तान किस तरीके से खुद को और मजबूत कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की, और सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे कवर स्टोरी से। वक्त है स्पेशल 7 की कवर स्टोरी से आपको रूबरू कराने का। आज के इस शो में जो खास 7 एलिमेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उन 7 एलिमेंट से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गलवान का पूरा सच क्या है। जनरल वीके सिंह के मुंह से आज हम आपको एक्सक्लूसिव वो पूरा सच सुनवाने वाले हैं। इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए चीन ने कुछ ऐसे लोगों को चुना है जो गलवान घाटी में तैनात चीनी सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले हैं। साथ ही साथ एशियान देश चाइना से पूरी तरीके से नाराज है और वो कह रहे हैं कि 1982 की संधि का अगर उल्लंघन किया चीन ने तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत नौसेना के तमाम अपने सैनिकों के साथ जापान के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास भी कर रहा है। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल हिंदुस्तान के सपोर्ट में आए, एक रक्षा कवच देने की बात सामने आई है भारत को इजराइल की तरफ से। चूंकि कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदुस्तान ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाई है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत के समर्थन में सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करेंगे, जिन्होंने सीधे तौर पर बिना इशारा किए सीधे तौर पर कहा है कि हमारे जमीन की तरफ जो देखेगा ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। पंद्रह जून को गलवान में हिंसक झड़प के दौरान हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहादत हासिल करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस दौरान जो अहम कहानी चाइना की तरफ से कही गई कि भारत के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया था और जिसके जवाब में उनको एक काउंटर अटैक करना पड़ा। अब इसका खुलासा जनरल वीके सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, मौजूदा भारत की सरकार में एक अहम भूमिका उनकी है। अब ऐसे में उनकी तरफ से सच जो बताया गया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। और उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि चीन ने जो वहां पर टेंट बना रखे थे, उन टेंट में जिस तरीके से आग लगी, ये एक अभी तक राज का ही विषय है कि आखिर आग वहां पर किस तरीके से लगी, जिसका हवाला चाइना ने दिया था कि भारत के सैनिकों ने उन टेंट्स में आग लगाई थी। उनकी जुबानी सुनना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो ऐसे पद पर रह चुके हैं जिनको हम थल सेना में सर्वोच्च पद मानते हैं। जरा देखिए कि आखिर किस तरीके से जनरल वीके सिंह खुलासा कर रहे हैं। एलएसी पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं क्योंकि चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। चीन हर बार अपने वादों से मुकर जाता है। सरहद पर भारी तनाव की वजह 15 जून की वो रात है जब भारतीय सेना ने अपने 20 जवानों की शहादत दी थी और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन 15 जून को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने किया है। जनरल वीके सिंह ने बताया कि भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत में यह फैसला हुआ था कि बॉर्डर के पास कोई भी सैनिक मौजूद नहीं होगा। लेकिन जब 15 जून की शाम कमांडिंग ऑफिसर बॉर्डर पर चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि चीन की सेना वहां से वापस नहीं गई है और वहां पर चीनी सैनिकों का तंबू भी मौजूद था। कमांडिंग ऑफिसर ने तंबू हटाने के लिए कहा। इस बीच जब चीनी सैनिक तंबू हटा रहे थे तभी वहां अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सैनिक चीनियों पर हावी हो गए। दोनों देशों ने अपने और लोग बुलाए। दोनों देशों ने अपनी और फौज वहां पर बुलाई। हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए।
जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए, वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प। जनरल वीके सिंह का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक ये दावा किया जा रहा था कि कर्नल संतोष की धोखे से हत्या की गई, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनियों के टेंट में आग लगा दी थी। हालांकि चीन ने अभी तक मारे गए सैनिकों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। इस टकराव के बाद दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है। वहीं भारत चीन के साथ लगातार बातचीत और सैन्य कार्रवाई दोनों पर ही विचार कर रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच हुए संधि के मुताबिक LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों ही तरफ में से किसी की भी सेना ना हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है, न किसी रासायनिक हथियार का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ऐसे में जो हिंसक झड़प हुई वो हाथापाई के दौरान हुई और हाथापाई में भारत के सैनिक चीन के सैनिकों पर 20 साबित हुए। और जो आंकड़ा है, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ से 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मरने की खबर सामने आई। हालांकि चीन ने यह खुलासा अभी तक नहीं किया है कि उसके कितने सैनिक इस हिंसक झड़प में मारे गए। लेकिन अब तैयारियां किस तरीके से चीन की जा रही हैं, और चीन ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है जो वहां पर सैनिक वहां तैनात हैं। यानी इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चीन को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर हाथापाई की बात सामने आती है तो ऐसे में भारत के सैनिक चीन के सैनिक पर भारी पड़ते हैं। भारतीय सेना के जवानों के सामने खड़ा रह पाना तमाम दुश्मन देशों के सैनिकों के लिए मुश्किल है। ऐसे में चीनियों की क्या मजाल जो हमारे जवानों का मुकाबला कर सके। और चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है क्योंकि इसका छोटा सा नमूना चीन ने 15 जून को देखा था। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन खुद को मजबूत करने के लिए अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेजे जा रहे हैं। 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। हालांकि हमारे भारतीय सेना के घातक कमांडो वहां पहले से ही मौजूद हैं। सेना की हर यूनिट में घातक कमांडो होते हैं जो हथियारों के साथ लड़ने के अलावा बिना हथियारों के लड़ने में भी माहिर हैं। उसको पता चल गया कि भारतीय वायुसेना और थल सेना में इतना क्लोज कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन है और बेटर लोकेटेड एंड प्लेस्ड है कि इस टाइम उनकी एयरफोर्स और आर्मी में इतना तालमेल नहीं है। हालांकि उनकी एयरफोर्स है, उनकी आर्मी भी है, पर वो तालमेल नहीं है जो हमारे में है। तो इसको देख के चाइना अब सोच रहा है कि किसी तरीके से बात टल जाए, उनको खाली भी ना करना पड़े और भारत मान भी जाए। तो चाइना को अब उसने सोचा क्यों नहीं हम अपने मार्शल आर्ट जो फाइटर हैं, जो कराटे, जुजुत्सु और ऐसी चीज़ों में माहिर हैं, तो उनको लगाना शुरू कर दिया। अब उनको क्या पता कि भारत इस गेम में भी उनसे माहिर है। तो अभी देखो आगे क्या होता है। चाइना जितना लगा दे, पर ये एक बात सही है, चाइना को पता चल जाएगा, वो कोई भी लड़ाई का तरीका अपना दे, वो उसकी हार मुकर्रर है। चीन अपने इस कदम के जरिए भले ही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारतीय सेना में घातक कमांडो पहले से तैनात हैं। भारतीय सेना के कमांडो बिना हथियारों के भी लड़ाई लड़ सकते हैं और दुश्मन को चित कर सकते हैं। क्लियरली ये दर्शाता है कि चाइना कैसे घबराया हुआ है। गलवान में जब भारत और
चीनी सैनिकों के बीच जो भिड़ंत हुई थी उसके बाद चीन इतना ज्यादा डरा हुआ है कि चीन ने अभी मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग उनके सैनिकों को देना शुरू किया है कि उनको, क्योंकि ये लगता है कि हमारे जवानों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना ये आना चाहिए। जबकि भारत में तो अनआर्म कॉम्बैट और भारत में भी मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग हमारे सैनिकों को बहुत बखूबी तरह से मिलता है और हमें ताकत है, क्योंकि हमको गारंटी है कि हम चाइना को जरूर नेस्तनाबूद कर सकेंगे। आपको बता दें कि 15 जून को हुई खूनी झड़प से पहले भी चीन ने तिब्बत के स्थानीय मार्शल आर्ट क्लब से भर्ती लड़ाकों को सेना के डिवीजन में तैनात किया था। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक एलएसी से 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक या किसी तरह के विस्फोटक की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में चीन अपने सैनिकों को भारतीय जवानों का मुकाबला करने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन भारतीय सेना के घातक कमांडो से मुकाबला करना शायद चीन के बस की बात नहीं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि इस बार उसका ओपोनेंट चीन है, यानी कि एक समृद्ध देश जो आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी भारत को काफी हद तक टक्कर देता है और कई मामलों में वो 20 भी साबित होता है। लेकिन इस बार भारत चूंकि ठान चुका है कि किसी भी मोर्चे में चीन को परास्त करना ही है, ऐसे में अब हर दृष्टिकोण से भारत अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है और इसी लिहाज से भारत ने जापान के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास किया है और इस युद्धाभ्यास में मुख्य भूमिका निभाई है नौसेना ने, ताकि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान अपने जो समुद्री इलाके हैं उसको भी पूरी तरीके से सील करना चाहता है, वहां पर भी चौकसी बरतना चाहता है। अपनी हरकतों की वजह से चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चौतरफा घिरता जा रहा है और चीन के खिलाफ कई देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है। ऐसे में अमेरिका हो, रूस हो या फिर इजराइल हो, सबका साथ भारत को मिलता दिख रहा है। वहीं अब जापान भी भारत का साथ देता दिख रहा है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बलों ने हिंद महासागर में एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास को जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो के उस बयान के बाद आयोजित किया गया जिसमें न केवल चीन की रक्षा क्षमताओं पर बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा पर चिंता व्यक्त की गई थी। पिछले कुछ महीनों में एशिया के कुछ हिस्सों में चीन की आक्रामक मुद्रा के बाद जापान का यह पहला ऐसा बयान था। भारत जापान रक्षा अभ्यास के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान ने एक बयान दिया कि दक्षिण चीन सागर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में हल किया जाना चाहिए, जो गैर सैनिकरण और आत्मसंयम के महत्व पर जोर देता है। रक्षा साझेदारी को व्यापक बनाने के भारत और जापान की कोशिशों के बाद पिछले 3 सालों के दौरान JMSDF और भारतीय नौसेना के बीच ये 15वां प्रशिक्षण अभ्यास था। अभ्यास में 4 युद्धपोत शामिल थे, जिसमें 2 भारत के और 2 युद्धपोत जापान के थे। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत INS राणा और INS कुलुश जापानी नौसेना के JS काशिमा और JS शिमायुकी के साथ अभ्यास में शामिल थे। साल 2000 के बाद से JMSDF दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नौसेना है। जापानी जल में चीन के क्षेत्रीय दावों के बीच पिछले कुछ सालों में जापान अपने बेड़े में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। एशियान देश चीन से नाराज हैं, यानी कि 10 देश चीन से सीधे तौर पर नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे में चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एशियान देशों ने चीन को यह कह दिया है कि 1982 की जो संधि थी, जिसमें सामुद्रिक जो सीमा है उसकी एक इज्जत करने, साथ ही साथ उसमें जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन करने की जो बात की गई, इसको पूरी तरीके से फॉलो करना शामिल है। लेकिन हालिया दिनों में चीन ने इसका उल्लंघन भी किया है। इस वजह से जो एशियान देश हैं वो पूरी तरीके से नाराज है और उन्होंने हिदायत और चेतावनी दी है चीन को कि 1982 के इस संधि का अगर मुखालफत की जाती है तो ये चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ आसियान के सभी सदस्य आ गए हैं
और अमेरिका ने भी आसियान देशों के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें कहा गया कि दक्षिण सागर चीन के मुद्दे का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी। पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा, आसियान नेताओं के इस आग्रह का स्वागत करता है कि दक्षिण चीन सागर के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए, जिसमें UNCLOS भी शामिल है। चीन को SCS को अपनी समुद्री साम्राज्य के रूप में मानने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विषय पर जल्द ही हमें और कुछ कहना होगा। 36वें आसियान सम्मेलन के बाद सदस्य देशों ने एक साझा बयान जारी करते हुए दक्षिण चीन सागर में ताजा हालातों को लेकर चिंता जाहिर की। आसियान नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना, सुरक्षा, स्थिरता, रक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर जोर दिया। चीन ऐतिहासिक आधार पर दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा कर रहा है। इसके खिलाफ आसियान देशों के नेताओं ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हम दोहराते हैं कि 1982 में हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि समुद्री अधिकार, संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और वैधता निर्धारित करने के लिए आधार है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि में देशों के समुद्र पर अधिकार, सीमांकन और विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसी आधार पर मछली पकड़ने और संसाधनों का दोहन करने का अधिकार मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि ने कानूनी ढांचा मुहैया कराया है। सभी समुद्री गतिविधियां होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस साल वियतनाम आसियान संगठन का नेतृत्व कर रहा है और वियतनाम समुद्री विवाद के मुद्दे पर चीन के खिलाफ मुखर है, क्योंकि चीन ने रणनीतिक रूप इस समुद्री इलाके पर दावे को लेकर आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। 15 जून को भारत और चीन के बीच गलवान में जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारत के जवान शहीद हो गए। ऐसे में गुस्सा पूरे देश में है। लगातार लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से जुड़ा हुआ मसला है, दूसरी तरफ भारत के सैनिकों की शहादत का मसला है। अब ऐसे में चीन परेशान है और चीन लगातार वार्ता की बात कर रहा है और इस बात को स्वीकार भी किया गया हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी बातचीत के लिए पीछे नहीं हटता जब तक कि पानी सिर से ऊपर ना हो जाए। अब ऐसे में हर हफ्ते भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी ताकि सीमा पर उपजा ये विवाद खत्म हो जाए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव पूरे चरम पर है। ऐसे में दोनों ही देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बातचीत से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर तनाव कम करने को लेकर तरीके खोजने के लिए अब भारत और चीन के बीच हर हफ्ते वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्तर की बातचीत होगी। ये बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों समेत कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडिया और चाइना ने फैसला किया है कि स्टैंड ऑफ का हल ढूंढने के लिए वो हर हफ्ते बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान इस बातचीत में इंसिस्ट करेगा कि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, नेशनल सॉवरेनिटी का, इंटेग्रिटी का और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का। हम किसी प्रकार की कोई भी ज़मीन चाइना को नहीं देंगे और चाइना को हर हालत में डिसएंगेज करना पड़ेगा और डी एस्केलेट करना पड़ेगा। उन्हीं पोजीशन में वापस जाना पड़ेगा जहां से उसने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था। हिंदुस्तान को ज़बरदस्त चौकन्ना रहना है, क्योंकि चाइना जो है उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते भी पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के मसले पर चर्चा के लिए WMCC की बैठक हुई थी और मसलों को सुलझाने के लिए कदम उठाए गए थे। बातचीत के दौरान गलवान घाटी में 15 जून को हुई सैनिकों की हिंसक झड़प के मसले पर भी चर्चा हुई थी, जिसमें चीनी पक्ष ने अपने सैनिकों के मारे जाने पर चुप्पी साध रखी थी। चाइना ये घबरा गया है और चाइना अब ये भी बोल रहा है कि हमें बॉर्डर टॉक्स करने चाहिए, LAC को
प्रॉपरली डिमार्केट करने के लिए। तो भारत ने भी अपना स्टैंड जो है वो बिल्कुल फॉर्म रखा है, सख्त है भारत बिल्कुल, कि हमने जो बताया है, हमारा जो डिमार्केटेड लाइन है वही लाइन होगा। इसके लिए वीकली टॉक्स, और हमें ये गारंटी है कि पक्का बिल्कुल जो भारत चाहता है वही होगा और LAC वहीं पर होगी। दरअसल चीन पहले भी झूठे आरोप लगाकर अपने मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन इस बार उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। यही वजह है कि बौखलाया चीन उलझने की नित नई तरकीबें निकाल रहा है। भारत ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि LAC पर जब तक पूर्व की स्थिति बहाल नहीं हो जाती, वो चीन को चैन से नहीं बैठने देगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अतीत में जिस तरीके से हिंदुस्तान के कई ऐसे मुल्क हैं जो लगातार दोस्ती के तौर पर खड़े हुए हैं और दोस्त के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान का हर पल साथ दिया है, हिंदुस्तान का एक नया दोस्त है इजराइल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंधों की वजह से जो रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ हुए हैं। अब ऐसे में इजराइल हिंदुस्तान को एक रक्षा कवच देने वाला है, जिस रक्षा कवच को भेद पाना दुश्मन देशों के लिए आसान नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि इजराइल किस तरीके से हिंदुस्तान को सामरिक दृष्टिकोण में अत्याधुनिक तकनीक दे रहा है। गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में चीन अपने तमाम दावों से मुकरता नजर आ रहा है। जहां चीन विवादित इलाके से पीछे हटने की बात करता है, लेकिन असल में चीन फॉरवर्ड इलाकों में अपना बिल्डअप तैयार कर रहा है, तो वहीं भारतीय सेना किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयार जुटी है। LAC के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर है कि संकट के इस समय में भारत अपने पुराने दोस्त इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8 LRSM खरीद सकता है, जो भारत के लिए रक्षा कवच बन सकता है। बराक, जिसका इजरायली भाषा में मतलब होता है लाइटनिंग, वो एक वज्रपात की तरह युद्ध प्रणाली है जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है और विश्व की कई नेवीज और भारतीय नौसेना भी उसमें शामिल है। भारतीय वायुसेना भी उस ग्रुप में आती है जिसने इसका उपयोग किया है। ये बहुत ही कारगर वेपन सिस्टम है। इसका ट्विन इंजन और स्मोकलेस प्रोपल्शन इसको और ख़तरनाक बना देता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट वेरिएंट में है। ये हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। ये एंटी शिप एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल की जा सकती है। ये क्रूज़ मिसाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। ये आपकी और भी इस तरह के जैसे UAVs हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को देखने के लिए साल 2018 में एक डील हो गई थी। हाल ही के दिनों में भारत पर दुश्मन की नापाक नजर को देखते हुए इसकी जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को भी खरीदने के प्रोसेस को तेज किया गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2018 में ये जानकारी दी थी कि भारत से उसने $777 मिलियन की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की है। बराक 8 दरअसल चीन का काल बन सकता है। बराक 8 लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइलों का उत्पादन करने वाला है। जहाजों के लिए एक सुरक्षित वाहक और लॉन्च मिसाइल है। बराक 8 चीन के खिलाफ एक अहम हथियार साबित हो सकता है। INS विक्रांत नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स पर होगा ये इंस्टॉल। जमीनी वर्जन को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले भारत ने रूस के साथ S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील साइन की थी। खास बात यह है कि यह देश को हॉस्टाइल जेट, बम,
ड्रोन और मिसाइलों से बचा सकता है। भारत इसे पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर तैनात कर सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। वैश्विक तौर पर हिंदुस्तान अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन आंतरिक तौर पर हिंदुस्तान के पास एक ऐसा नेता है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार हिंदुस्तान के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि भारत की जमीन का हर इंच भारत का ही है और अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है या अपनी सीमा लांघने की कोशिश करता है तो भारत की सरकार और भारत की फौज उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी हैं। हिंदुस्तान हमेशा बातचीत के लिए आगे रहा है, लेकिन बातचीत तब तक ही हो सकती है जब तक सामने वाला उस बातचीत का सम्मान करे। कोरोना महासंकट, ड्रैगन की दगाबाजी और चीन के चापलूस नेपाल की हरकतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों के शौर्य को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है और दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को देखा है। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। वहीं प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का उद्देश्य बनाना होगा। हमारी हर कोशिश इसी दिशा में होनी चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। प्रधानमंत्री की मन की बात सिर्फ प्रधानमंत्री के मन की बात तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये देश की मन की बात है और पूरा हिंदुस्तान इस मसले पर अपने तमाम पड़ोसी देशों को ये कहना चाहता है कि हमारे तरफ अगर आंख उठाकर देखा तो हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 में आज हमने कई अहम रिपोर्ट से आपको रूबरू कराया और आपको बताया कि हिंदुस्तान किस तरीके से सामरिक और आर्थिक, उसके साथ साथ कूटनीतिक दृष्टिकोण से चाइना को घेरने की फिराक में है, कोशिश में है। अब ऐसे में हिंदुस्तान की इन तमाम कोशिशों का क्या रंग निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चाइना को यह समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान अगर जिद में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन वादा करते हुए जा रहे हैं आपसे कि कल कुछ और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनता टीवी।